नमस्कार, मेरा नाम अंशुल गुप्ता है और मैं आज की सभा का संचालक हूँ। आज की सभा का विषय है, जो हमारे पास पुस्तक है, हार से आंखें मिलाना। इस पुस्तक का हम उसके विषय में बात करेंगे। आप में से कई महानुभाव उस पुस्तक के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम सही कहें तो इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। हम में से कुछ सौभाग्यशाली लोगों को, जैसे कि मुझे, ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि हम पुस्तक के आने से पहले ही उसे पढ़ पाए। मैं यहाँ पर श्री श्यामलाल मेहता जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभा में संचालक बनने योग्य समझा। श्री मेहता हमारे अंकल हैं और मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वे हमारे जीवन में हिंदी भाषा का ज्ञान भरने के लिए, हिंदी भाषा के प्रति रुचि जगाने के लिए उनका महायोगदान है। इस पुस्तक के बारे में जिसमें हम आज जिसके लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसका विषय हार से आंखें मिलाना एक अद्भुत विषय है। जब मैंने इस पुस्तक को हाथ में पाया और मैंने पढ़ना शुरू किया, अभी मैंने 10 पृष्ठ ही पढ़े होंगे कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये पुस्तक श्री मेहता ने मेरे को ध्यान में रखते हुए बनाई। उसके बाद मैंने घर में और लोगों से बात की जिन्होंने इसको पढ़ा। सबकी अनुभूति एक जैसी थी। यहाँ तक कि मेरी 14 साल की पुत्री की अनुभूति भी एक जैसी थी। उन्होंने इतनी तो नहीं पढ़ी, 2-3 पृष्ठ पढ़ने के बाद उनका मानना यह था कि असफलता को हम लोग हमेशा एक निचली दृष्टि से देखते हैं, जबकि असफलता हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए या जीवन को सार्थक बनाने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी वस्तु है, कितनी ज्यादा जरूरी अनुभूति है, ये हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। इस पुस्तक को लिखकर श्री मेहता ने अपने हिंदी ज्ञानवर्धन के साथ साथ इतना ज्ञान जीवन के बारे में हमारे साथ दिया है, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैं यहाँ पर श्री श्यामलाल मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आप सब लोग जब चाहें अपने को इस सभा के अंदर अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आपसे एक नम्र विनती है, यदि आप बोल ना रहे हो तो अपने को म्यूट पर रखें ताकि सभा में शोर ना हो और ये ऑनलाइन सभा आराम से चल सके, वह हम सब इसका मजा भरपूर उठा सकें। श्री श्यामलाल मेहता जी। धन्यवाद अंशुल जी। मेरे अजीज ने बड़ा व्यापक परिचय दे दिया है, उसके लिए आभारी हूं। सबसे पहले आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस बैठक में पधारने पर मैं आप सब बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पुस्तक में मैं जो कुछ कहना चाहता था वो तो लिखित रूप में आपके सामने आ गया है और उस पर टिप्पणी करने का, विवेचना करने का और अपना मत अभिव्यक्त करने का अधिकार आज यहाँ उपस्थित विद्वत मंडल के सदस्यों का है और मैं आपके इस अधिकार को कहीं भी कम करना नहीं चाहूंगा। हाँ, पुस्तक की पृष्ठभूमि और रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा यहाँ। मित्रों, बीज प्रकृति की
हर रचना का आधार है। अरबों अरब प्रकाश वर्ष की विराट दूरियों तक फैला हुआ हमारा ब्रह्मांड स्वयं में एक छोटे से बीज का विस्तार है। दृश्य जगत के समस्त प्राणी, जीवधारी, मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी अपने अपने वर्ग के सूक्ष्म बीज का विकसित रूप है। प्रत्येक ग्रंथ, सिद्धांत, वैज्ञानिक अनुसंधान किसी न किसी बीज शब्द अथवा क्षणिक स्फुरण का परिणाम है। समय की युग और महायुग तक की बृहत्तम इकाइयां नन्हे से पल का विस्तार है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि ये जो प्रस्तुत कृति आपके सामने आई है, ये भी किसी न किसी बीज से उत्पन्न हुई हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये बीज क्या था और कहां से मिला, इसका थोड़ा सा संक्षेप में मैं परिचय देना चाहूंगा। अंशुल जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बेहतर आ रही है, एकदम। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। तो मित्रों, इस पुस्तक का बीज कहां से मिला, ये बात करीब 2 दशक पहले की है। बैंक में हम 8-10 सहकर्मी लंच पर मिलकर बैठते थे। भोजन के साथ साथ देश दुनिया के ज्वलंत विषयों पर, समाचारों पर चर्चा हुआ करती थी। इस बीच एक दिन अत्यंत दुखद समाचार सामने आया कि हमारे एक अन्यत्र तैनात सहकर्मी के पुत्र ने प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिलने के अवसाद में आत्महत्या कर ली। यह त्रासद घटना थी। ऐसे कई समाचार उन दिनों अखबारों में सामने आ रहे थे। हम में से अधिकांश के बच्चे समान आयु वर्ग के होने के कारण मानसिक दबाव के ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे, इसलिए हमारी चिंता स्वाभाविक थी। बेशक जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य परिस्थितिजन्य तनावों और दबावों के बीच से गुजरता है, लेकिन कच्ची उम्र में ऐसे हालात घातक परिणाम दे सकते हैं। विकट प्रतिस्पर्धा के माहौल में बच्चों को तनाव मुक्त रखने के उपायों पर उस दिन गंभीर चर्चा होती रही। अभिप्रेरक पुस्तकों, वक्ताओं, किस्से कहानियों की बात उठी, किंतु किसी भी एक उपाय से संतोषजनक समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा था। रूखे पुस्तकीय उपदेश बच्चों के गले नहीं उतरते, जबकि प्रेरक प्रसंग अथवा किस्से आमतौर पर वास्तविक जीवन से इतने परे होते हैं कि पाठक या श्रोता पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते। परस्पर बातचीत से कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन यह कामना हमारे मन में बड़ी शिद्दत के साथ उभरी, काश कोई ऐसी मार्गदर्शक पुस्तक होती जो असफलता के दंश को मनोमस्तिष्क से निकाल सकती, हार की कड़वाहट को स्वीट एंड सोर टेस्ट में बदल सकती, असफलता के सकारात्मक पक्ष को उजागर करके बिना प्रयास अवसादग्रस्त व्यक्ति का मनोबल बढ़ा सकती। मित्रों, यही वो बीज था जो आज पूर्ण व्यक्तित्व पाकर पुस्तक के रूप में आपके सामने है। खैर, उस दिन बात आई गई हो गई। दफ्तरी व्यस्तताओं के चलते छोटा मोटा रचनात्मक कार्य तो होता रहा, लेकिन बड़े और श्रृंखलाबद्ध लेखन के लिए समय मिलने की कोई संभावना न देखते हुए चेतन मस्तिष्क ने विषय को भुला देना उचित समझा, या कहूं कि बीज को गुम हो जाने दिया। मगर मनुष्य का अवचेतन बहुत जिद्दी और दुराग्रही है। किसी भी महत्वपूर्ण बात अथवा विचार को स्थायी तौर पर नष्ट नहीं देने देता। उसने चुपके से इस बीज विचार को छुपाकर अपने तल घर के लॉकर में सुरक्षित कर दिया, और फिर बैंक से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद जब खाली समय मिला
तो इस बीज को चेतन के स्मृति पटल पर सजाने में भी कोई विलंब नहीं किया। साथियों, प्रकृति ने बीज और धरती के बीच प्रबल आकर्षण का संबंध बना रखा है। बीज जहां अपने विस्तार के लिए अनुकूल भूमि की कामना करता है, वहीं धरती अपनी उर्वरा शक्ति को प्रकट करने के लिए पूरे धीरे से उपयुक्त बीज की प्रतीक्षा में रहती है। इसी प्रकार मन की भाव भूमि उत्तम विचार बीज की राह देखती। वर्षों या सदियों का समय भले ही बीत जाए, लेकिन जब भी इन दोनों का मिलन होता है, आशाओं के अंकुर फूट निकलते हैं। स्वस्थ अंकुरण के लिए बीज को समुचित संसाधन यानी प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार विचार बीज के विकास के लिए यथोचित मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। प्रक्रिया का पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अंकुरित देशीय विचार बीज के विकास के लिए जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर अर्थात अपने आसपास के दायरे में प्रेरणादायक किंतु सामान्य जीवंत पात्रों को खोजने की जरूरत थी। बात युवा मन की संतरास से लेकर शुरू हुई थी, लेकिन अंकुर ने अपनी जड़ें हर आयु और हर परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले तनाव तक फैला दी। असफलताएं तो हर मोड़ पर मुंह बाए खड़ी होती हैं। असफलताओं से निराश लोगों को ऐसे आदर्शों का संबल देने की जरूरत होती है जो विकट परिस्थितियों से जूझते हुए जीवन संघर्ष में विजेता बनकर उभरते हैं। ऐसे लोग जिनकी जीवन गाथा से आम आदमी जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेख के निष्ठा की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए मैं पुस्तक में ऐसे आदर्श पात्रों के अनुभवों को साझा करना चाहता था जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं नजदीक से समझ सकूं, जिनकी आर्थिक विवशताओं, भौतिक विपन्नताओं और शारीरिक बाधाओं के बीच आंखों से झांकती विश्वास की रोशनी को देख सकूं, गंभीर रोग से ग्रस्त होकर मरणासन्न अवस्था में जीवन की ओर वापस खींच लाने वाली शक्तिमती जिजीविषा को प्रणाम कर सकूं, बार बार हार का मुंह देखकर भी अगली लड़ाई की तैयारी करने वालों के साहस की सराहना कर सकूं। कुल मिलाकर मैं जैविक खाद को शुद्ध रूप में अंकुर के पोषण के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि कल को वह स्वस्थ पेड़ बनकर स्थानीय स्वाद के अनुकूल सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करे। पूरी निष्ठा से, लगन से और तल्लीनता से तलाश शुरू हुई, भीतर भी बाहर भी। आंखें बंद की तो अंदर बहुत कुछ मिला, और आंखें खोली तो सौभाग्यवश बाहर चारों ओर मित्रों, परिजनों और परिचितों में अनेक सुपात्र घूमते हुए दिखाई दी। अब दोनों पक्ष, प्रेरणा पात्र और प्रेरणा स्रोत, मेरे सामने थे। बस बिंदुओं को जोड़ने यानी डॉट कनेक्ट करने जैसी प्रक्रिया बाकी थी। आमतौर पर परीक्षाओं में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 5 वाक्य 2-2 टुकड़ों में बांटकर बाएं और दाएं कॉलमों में अंकित किए जाते हैं। पहले कॉलम में 5 वाक्यों का आधा आधा हिस्सा क्रमानुसार और दूसरे में बाकी का आधा आधा हिस्सा उलट पलट कर ऊपर नीचे छाप दिया जाता है। परीक्षार्थी को रेखा खींचकर हर वाक्य के दोनों अर्धांशों का मिलान करना होता है। इसी शैली में 5 प्रश्नों के उत्तरों के मिलान की अपेक्षा भी की जा सकती है। कहने सुनने में ये सवाल बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन बात इतनी आसान है नहीं। दोनों कॉलमों का सही मिलान वही कर सकता है जिसे संबंधित अध्याय अथवा पुस्तक को पढ़ा और समझा है। उल्लिखित आदर्श पात्र तो सहजता से मिल गए, लेकिन उनको सही मायने में अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने से पहले उनके व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं, रुचियों, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, हताशा
अथवा अवसाद बिंदु, संतोष बिंदु, महत्वाकांक्षाओं और आस्थाओं का विश्लेषण करना अनिवार्य था। कुछ इसमें तकनीकी शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनके बारे में विस्तार देने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आज ऐसा समय नहीं है। इस मानक विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष सामने आए कि लगभग सभी आदर्श पात्र बेशक बचपन में गरीबी की अवस्था में रहे, तथापि हीनता का भाव उनमें कभी नहीं आया। फलतः आचार व्यवहार में वो निम्न मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग के करीब बने रहे। आस्थावान परिवारों में होने के फलस्वरूप बुरे समय में भी उन्होंने आस्थाओं को नहीं छोड़ा। कठिन हालात के लिए अभिभावकों, समाज अथवा सरकार को या समाज को दोषी नहीं ठहराया। ऊंचा उठने की उम्मीद इनमें से हर एक में बराबर थी, साथ में थी ललक और कई मामलों में सनक भी। मानवीय कमजोरियों से प्रभावित होते थे, निराशा और अवसाद के क्षण भी आते थे इनके जीवन में, लेकिन उन परिस्थितियों से शीघ्र उबर आने की विशेषता उनमें थी। सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ रोष इनके मन में भी था, लेकिन उनका असंतोष रचनात्मक था, विध्वंसात्मक नहीं। संतोष बिंदु और हताशा बिंदु के मामले में बेशक एक रूपता नहीं थी। कुछ दोनों मानदंडों पर उदार थे, तो कुछ एक सेना के जनरल की तरह कठोर अनुशासन के प्रति कटिबद्ध। इतनी सारी पोषण सामग्री पाकर अति उत्साह में कोई भी गलती सारे परिश्रम को मिट्टी में मिला सकती थी। अतः पोषण की सही मात्रा और ढंग सीखने के लिए मेरा अंतिम पड़ाव इस विषय के पुराने विद्वानों की शरण में रहा। 1 वर्ष से अधिक तक निरंतर शताधिक ग्रंथों का अध्ययन किया और इतना ही अतिरिक्त समय ज्ञान सागर के मोतियों को संभालने समेटने में लगाया। तब जाकर कहीं मस्तिष्क ने यह स्वीकार किया कि वाकई नया कुछ प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वर्षों की लंबी प्रक्रिया से परिपक्व होकर हार से आंखें मिलाना नामनी यह कृति आपके हाथों में है। इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन करने वाले आप महानुभाव विशेषज्ञ निरीक्षक हैं। इसकी गहराई से जांच कीजिए और देखिए कि पोषण के दौरान कहीं कुछ कसैला या विषैला का तो ना आ गया हो। अगर ऐसा है तो निसंकोच इंगित करें और अपनी बहुमूल्य सम्मतियों से कृतार्थ करें, ताकि आगे आने वाली फसल और बेहतर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मेहता जी। अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे इस पुस्तक के प्रकाशक प्रोफेसर मोहन सप्रा जी को। इससे पहले कि वो आपके साथ अपनी दृष्टिकोण को साझा करें, मैं उनके बारे में 2 कहूँगा। प्रोफेसर सप्रा डीएवी कॉलेज जालंधर से हिंदी प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। वे हिंदी और पंजाबी के जाने माने कवि और अनुभवी संपादक हैं। साहित्य सेवा में 5 दशक से भी अधिक काल का उनका समय बीता है। उनकी 10 से भी अधिक पुस्तकें व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में असंख्य रचनाएं प्रकाशित हुई। अनेक साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं ने प्रोफेसर साहब को पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया है। आप वर्तमान में
जनश्री पत्रिका के संपादन करने के साथ साथ आस्था प्रकाशन का संचालन करते हैं, जहां से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रोफेसर मोहन सप्रा जी। मैं मोहन सप्रा आप जैसे सभी बीच अपने आप को उपस्थित पाकर अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सौभाग्य है मेरा कि मेहता जी की ये पुस्तक हाथ से आंखें मिलाना छापने का मौका मुझे मिला। आस्था प्रकाशन के तहत इसका प्रकाशन हुआ है। जब मेहता जी से इस संबंध में बातचीत हुई तो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि एक बहुत ही पुराने मित्र के साथ बातचीत हो रही है। इस बीच 2-4 बार बातचीत हुई, पर इस संदर्भ में महसूस कर रहा हूं कि लगभग 25-30 वर्ष का एक लंबा समय था जिसके बाद इनसे बातचीत हो रही थी। क्योंकि हमारा परिचय तब का है जब ये साहित्य निर्झर नाम की एक पत्रिका, बहुत ही विशिष्ट पत्रिका थी उस जमाने की, और उसी जमाने में फिर नाम से एक पत्रिका का प्रारंभ हमने भी किया था, पर उसके बहुत ज्यादा अंक निकल नहीं पाए। पर मेहता जी ने काफी लंबे समय तक निरंतर इस पत्रिका का, अपनी पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किया। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि मुझे इनके बारे में वो सब कुछ याद था। इनका संपादक होना और पत्रिका के प्रकाशन के बीच की जो एक प्रतिबद्धता होती है, उसको मैं याद करते हुए बहुत ही आश्वस्त हुआ और इस पुस्तक के प्रकाशन को हाथ में लेने का मैंने भी एक निर्णय लिया। जब इन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि भेजी और उसको 5-7-10 दिन तो मैं नहीं देख सका, कुछ इधर की व्यस्तताएं बनी थी, पर जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया, इनकी पांडुलिपि को, तो विश्वास मानिए कि एक ही सिटिंग में तो खैर मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इतनी गहन गंभीर विषय को लेकर इन्होंने अपनी बात इस पुस्तक में की थी कि सहजे से हम उपन्यास की तरह इसे नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि कुछ पृष्ठ पढ़ने के बाद बहुत कुछ भारी भारी चीजें कई बार होती हैं, तो आदमी बहुत गति में नहीं हो पाता है। तो इसे मुझे 2-3 सिटिंग, बल्कि 3 सिटिंग में इसे पढ़ना पड़ा, और मैं अपने अंदर एक बहुत ही भरा भरा सा महसूस किया मैंने। और फिर मैंने उलट पलट कर पुस्तक को देखा, तो बिना किसी सोच विचार के इनसे मेरी फोन पर बात हो गई और हमने इसके प्रकाशन का जो जिम्मा था वो ले लिया और जिम्मेदारी के साथ छापने का उनको आश्वासन भी दिया, और जो परिणाम स्वरूप आपके सामने है। इस पुस्तक को विश्वास मानिए मैंने ऐसे समझा जैसे कि ये मेरी अपनी पुस्तक है, और इस पर जो परिश्रम, सामान्यतः आप जानते हैं कि किसी भी अन्य लेखक मित्र की हालांकि गंभीरता तो होनी ही चाहिए, पर साधारणतः ऐसा नहीं हो पाता। और ये भी आप विश्वास मानिए कि इस पुस्तक के कम से कम तीन बार मैंने इसे फिर पढ़ा, प्रूफ रीडिंग के तौर पर आप समझिए।
2-3 बार इन्होंने भी पढ़ा, हमने इनको मेल के जरिए भेजते रहे, और उसके बाद जब वापस आने गलतियां लगनी, फिर उसके बाद हमने इनको भेजना। तो मतलब इस तरह से एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो इस पुस्तक को छापने में रही, जिससे कि ये पुस्तक लगभग कहा जा सकता है कि 3-4 महीने लेट भी हुई, देरी से भी छपी, पर इनको इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जो तसल्ली हुई, या जो मुझे तसल्ली हुई, और मैं महसूस करता हूँ कि इसका पाठक वर्ग भी पूरी तरह से आश्वस्त होगा, और इसकी प्रोडक्शन को देखकर इसके बीच नाम मात्र की गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत बार जो कुछ आप चाहते हैं वो कई बार नहीं हो पाता है। आप गलती लगाते हैं, जब प्रिंटिंग फॉर्म में जाने लगती है तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश ये रही कि आखिर तक इसमें जो त्रुटियां जो हैं वो ना रहें, और अपने आप में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये किताब, ये पुस्तक, मैं इसे बहुत महान ग्रंथ मानता हूँ, और ये आपके सामने है। बहुत ज़्यादा विस्तार से इसके जो मूल समझा बीज, जैसा कि उन्होंने मेहता जी ने आपके सामने रखा है कि इस किताब की शुरुआत कैसे हुई, या लिखना इसका कब संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, तो काफ़ी कुछ आपके सामने इस बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पर यहाँ मैं आपके सामने इस पुस्तक का फिर भी थोड़ा बहुत जो बात मैं महसूस करता हूँ कि आपके हाथों में किताब रही, आपने पढ़ा, अब प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे बीच हैं। जो लोग इसके बाद इसके बारे में सुनेंगे, या फेसबुक पर सुनेंगे, या व्हाट्सएप पर मतलब हम भेजेंगे, तो जाहिर है कि वो देखेंगे, तो हो सकता है कि तुरंत उनके हाथों में ये किताब जो है, ये पुस्तक ना पहुंच पाए। और इसलिए मैं थोड़ा सा इसका जो ब्यौरा सा देना चाहूँगा, जिससे कि एक सामान्य सी बातें जो इस पुस्तक के बारे में है, इस संग्रह के बारे में है, वो उन तक पहुंच जाए। ये समझिए कि ये पुस्तक जो है एक बड़े वॉल्यूम के रूप में 144 पृष्ठों की पुस्तक है, और इसे हमने अमेज़न पर भी डालने का प्रयास किया है, और उसके साथ स्थान स्थान पर इसको पत्रिकाओं में भी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, पत्रिकाओं में, और मित्रों के बीच भी ये पहुंचेंगी। और फिर भी जो कुछ मैं महसूस करता हूं कि जो मुझे इनकी दी गई भूमिका में 2-4 बातें इतनी महत्वपूर्ण लगी, जिनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, या ये कहिए कि वो मेरे ज्ञान का एक हिस्सा बन गया है। और मैं इन श्रोताओं को, यानी कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने तो सब देख ही लिया है, और दूसरे श्रोताओं को जिनके हाथ में ये किताब नहीं गई या नहीं जा पाएगी, तो उनके लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो जो इनकी भूमिका में है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये रही है कि आज के समय में हर आदमी मौलिकता की बात करता है कि मैं मौलिक हूँ, मैंने किसी की नकल नहीं की है, मैंने उसका कुछ नहीं पढ़ा है। पर इन्हें इसका विश्लेषण जिस 10-15-20 पंक्तियों में किया है, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद एक खास किस्म का जो एक विचार है वो आपका अपना हो जाता है। आप भी ऐसा ही महसूस करने लगते हैं। ये सारी पुस्तक में आप यूं ही महसूस करते हैं कि ये जैसे आपकी बातें ही हैं, आपके लिए ही है, और इन्होंने क्या लिखा है, ये आपके लिए ही लिखा है, और ये लगता यूं है कि जैसे कि मैंने लिखा है, आपने लिखा है, आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं। और ये सफलता असफलता के बीच की जो एक स्थितियां हैं, वो किस ढंग से इन्होंने आपस में उनका जुड़ाव करके उनको बुना है। तमाम पूरे कहना चाहिए कि इतनी घटनाएं, इतनी स्थितियां, इतने लोग, बड़े बड़े महानुभाव, उनके जीवन की घटनाओं को इन्होंने जोड़ा है, और कैसे उन्होंने आपस में एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने रखा है, और ये इनकी कला कुशलता को ही बताता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने पृष्ठों में, और फिर जैसा कि इन्होंने बताया भी था कि एक लंबे अरसे की मेहनत इस किताब पर है, पता नहीं कितने ग्रंथ इन्होंने पढ़ डाले
जबकि इतना अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो खास तौर पर नौकरी के दौरान, जो फिर खास तौर पर जैसे ये जिस काम में थे बैंक में, वहाँ तो व्यस्तता का आप जानते ही हैं कि इतनी ज़्यादा होती है कि घर आकर भी आपको बैंक का ध्यान जो है वो रहता है। बाकी कुछ धंधे ऐसे होते हैं जहाँ आप घर पहुँचने के बाद उसको इग्नोर कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो, परंतु बैंक की कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं, झंझट ही कुछ ऐसे होते हैं जब आदमी उसको इग्नोर नहीं कर पाता है। पर इन्होंने ऐसा किया और इतना काम किया, निश्चित तौर पर ये ग्रंथ जो भी पढ़ेगा वो अपने अंदर भरा भरा सा महसूस करेगा। बहुत विशिष्ट बातें वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगा, और ये समझिए कि उसका ज्ञान का भंडार कितना बढ़ जाएगा। ये थोड़ी सी बात जो मैं बताने जा रहा था मौलिकता के बारे में थी, वो आप जस्ट थोड़ी सुनने की तकलीफ करें कि अध्ययन और चिंतन के क्रम में ये भी उन्होंने पाया कि मौलिकता एक प्रवंचना है। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, रचना विचार का लिपिबद्ध रूप है और विचार अनुभूति जन्य है। यानी कि सारी इनकी बातें, इस किस्म की बातें बहुत सारे पुस्तक में आपको मिलेंगी, सूक्तियां बनी हुई हैं जैसे, मतलब मैं उन्हें सूक्तियों के रूप में महसूस करता हूं। और करोड़ों लोग एक घटना को देखकर, सुन या पढ़कर महसूस करते हैं, अतः एक समान विचार अनेक मस्तिष्कों में तैरते रहते हैं, मैं भी, आप भी, सब। परंतु इन्होंने जिस ढंग से पेश किया है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज एक विषय पर ग्रंथ लिखा जाता है, लेखक उस पर मौलिकता का दावा करता है। सामान्य पाठक के लिए नई कृति है, विषय के गंभीर अध्येताओं के लिए उसमें कुछ अधिक नया नहीं है। जो बात नए लेखक ने कही है वही सैकड़ों समकालीन कह रहे हैं, 2-4 सदियां पहले के विचारक कह गए हैं, हजारों वर्ष पहले के भारतीय और ग्रीक चिंतक बता गए हैं, और जाने उनसे पहले कौन कौन कह गया होगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक युग के योसेफ लुफ्ट और दूसरे लोग जो हैं, ऐसी अवधारणा संत कबीर की भी देखने को मिलती है, और उन्होंने सदियों पहले उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा, और निंदक नेरे रखी, ये एक उक्ति उनकी है। और अतः अब इसे किसका मौलिक विचार माना जाए, अब ये एक संकट बहुत है। कोई कहता है ये, कोई कहता है, दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, चौथा कहता है। अब मौलिक कौन है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से इन्होंने कही है कि वास्तव में किसी मनुष्य का विचार मौलिक नहीं है। बड़ी दावे के साथ इन्होंने अपने इस बात को यहाँ रेखांकित करने की कोशिश की है कि कोई भी वास्तव में मौलिक नहीं है, और वास्तव में किसी मनुष्य का विचार मौलिक नहीं है। मौलिकता केवल प्रकृति है। ये बहुत ही विशिष्ट बात इन्होंने की। प्रत्येक विचार, प्रत्येक आकार, प्रत्येक रंग, प्रत्येक गंध, संक्षेप में जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं पहले से ही विद्यमान है। जब ऐसा है तो फिर कौन कह सकता है कि ये मेरी है, ये उसकी है, ये उसकी है। कोई अपने दावे के साथ ऐसा कुछ भी वो नहीं कह सकता है। संभवतः इसीलिए वेदों में ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, मंत्र रचयिता नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मौलिकता केवल शब्द संयोजन अथवा वाक्य विन्यास ही होता है, कथा शिल्प की होती है, नए रूपाकार और रंग सज्जा की होती है, मूल विचार की नहीं। इस सारी पुस्तक के बीच मुझे ये जो बात इनकी महत्वपूर्ण इतनी लगी है कि मैं इसे आपके सामने रखे बिना नहीं रह सका हूं। और छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि इस पुस्तक के जो अनुक्रम के रूप में जो इन्होंने अध्याय या चैप्टर बनाए हैं वो जरूर बताना चाहूंगा, जिससे कि पाठक वर्ग को, श्रोताओं को एकदम कुछ पता चल सके कि सारे शीर्षक आप देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं। असफलता ही सफलता की जननी है, इसको भी सूक्ति के रूप में लीजिए। असफलता का अधिकार, असफल व्यक्तियों ने बदली है इतिहास की दिशा। ये पूरा चैप्टर आप पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहां से आती है असफलता, अब उसका उत्स कहां है, कहां से आती है और वो क्या करती है, और आदमी किस ढंग से समझिए कि अपने आप को इधर उधर भटकता हुआ महसूस करता है। असफलता को उन्होंने अनचाहा मेहमान कहा है, तपेश्वरी स्वराजेश्वरी। आप पराजित नहीं हुए। अब ये देखिए, ये बात कहना कि आप पराजित नहीं हुए,
अब ये बात अगर आप अपने मन में धार लेते हैं कि वाकई मैं तो पराजित हूं ही नहीं, तो समझिए कि आपके अंदर का उत्साह जो है आगे बढ़ने के लिए कितना आप काम करेगा। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अब ये भी महत्वपूर्ण बात है। 9 अवगुण यानी कि नवरत्न। और फिर जो अंत में एक जो चैप्टर उन्होंने एक अध्याय जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसिए, मुस्कराइए और सफलताएं पाइए। अब ये देखिए, एक लेखक जब आपके सामने इस प्रकार की बात करता है और वो अंत में करता है, तो मैं समझता हूं कि आपका पूरी पुस्तक को पढ़ने की जो सार्थकता है वो आपके सामने आ जाती है। और इसमें भी इन्होंने जो आगे सब हेडिंग जो दिए हैं वो देखिए कितने बढ़िया हैं और प्रेरणादायक है। हंसेगा साज जमाना, कुदरत का उपहार है। फिर हंसने को बहुत कुछ है। अब देखिए, ये आदमी निराश होकर बैठ जाते हैं, और जब कुछ इस तरह की चीज सामने आती है कि हंसने को बहुत कुछ है, तो आदमी बहुत इंस्पायरिंग फील करता है, महसूस करता है। आकर्षण बल, हंसने हंसाने को उन्होंने कहा है। स्वस्थ जीवन का ये संदेश है, और इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, इसके बाद सामाजिक समरसता जैसी बात को इन्होंने जिस ढंग से, वैसे तो एक लंबे अरसे से समरसता की बात होती चली गई है, पर इन्होंने कुछ पंक्तियों में कुछ उदाहरण देकर हमारे सामने जिस ढंग से रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तनिक ये गंभीरता की बात भी की है, और एक हंसाता किस्सा उन्होंने बाद में अंत में, बिल्कुल अंत में दिया है। तो ये सारी बातें मैं महसूस करता हूँ कि कुल मिलाकर इस पुस्तक का महत्व जो है वो इस रूप में है कि पाठक पढ़ें और अपने अंदर एक बहुत समझिए कि एक रूप से वो आश्वस्त हों और एक भरा भरा सा आदमी महसूस करे, और उससे ज्ञान का जो भंडार उनके मिलेगा। और जो भाषा की बात है, जिस ढंग से मैंने पहले भी बताया कि जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है, इनकी प्रस्तुति बेजोड़ कही जा सकती है और महत्वपूर्ण कही जा सकती है। और इसके साथ ही मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरी थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया है, पर इस किताब के बारे में जब आप बात करना चाहें तो एक लंबे समय तक आप बात कर सकते हैं, और ये कम बात नहीं है कि इस रह गई प्रोडक्शन की जहाँ तक बात जो मेरी जिम्मेदारी थी, उसको मैंने एक दोस्त के नाते भी, एक लेखक मित्र के नाते भी, और एक पाठक के नाते भी, और प्रकाशक तो था ही। हालांकि इस पुस्तक को हमने किसी भी ढंग से व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं छापा, एक मित्र की रूप में, मित्र की किताब को बहुत ही प्यार के साथ उसको छापने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, और जब पाठकों के बीच ये जाएगी तो वो भी इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेंद्र निर्मोही जी को, जो वरिष्ठ राजभाषा कर्मी तो थे ही, हिंदी के ख्याति प्राप्त कहानीकार भी हैं। आपका एक स्वतंत्र कहानी संग्रह तथा एक संपादित कहानी संग्रह भी है जो प्रकाशित है। बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्ति पाने के बाद आप पूरी तरह से समाज सेवा के कार्य में व्यस्त हैं। वाणी बाधित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थापित गैर एनजीओ आश्रय के संचालन में आप निष्ठापूर्वक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आपकी संस्था अब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी वृद्धाश्रम का निर्माण कर रही है। श्री नरेंद्र निर्मोही जी। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। नमस्कार। मुझे समय सीमित दिया गया है, तो हो सकता है 1 आध मिनट आगे पीछे भी हो जाए, इसलिए मैं कुछ और ना कहता हुआ किताब पे ही अपनी बात कर रखता हूँ। तेरा मेरा रिश्ता, असफलता और सफलता के रिश्ते पे बात है। बहुमुखी लेखन प्रतिभा के धनी व प्रबुद्ध प्रखर वक्ता
श्री श्यामलाल मेहता उर्फ प्रचंड की सद्य प्रकाशित पुस्तक हार से आंखें मिलाना उनके रचना संसार की अप्रतिम अभिप्रेरण लेखन की 8वीं कड़ी है। इससे पूर्व उनकी कुल मिलाकर 7 पुस्तकें 3 अंग्रेजी और 4 हिंदी में प्रकाशित हैं, जिनमें उनका कविता संग्रह नवलता भी सम्मिलित है। अपने लेखकीय वक्तव्य अपनी बात आपके साथ में श्री मेहता कहते हैं कि मौलिकता एक प्रवंचना है। किसी मनुष्य का विचार मौलिक नहीं है, मौलिकता केवल प्रकृति में है। वेदों में ऋषि मुनियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, मंत्र सृष्टा अर्थात रचयिता नहीं कहा गया है। वे आगे कहते हैं कि सफलता पूजक समाज और सफलता केंद्रित बाजार की देहरी पर असफलता केंद्रित प्रयास करते हुए अपेक्षा करता हूं कम से कम अलग सोच के लोग इसे पढ़ना पसंद करेंगे। अभिप्रेरण की विश्व विख्यात 10 पुस्तकों हाउ टू विन शिव खेड़ा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें स्टीफन कोवे, बड़ी सोच का बड़ा जादू डेविड जे श्वार्ट्ज, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट में कोई पुस्तक ऐसी नहीं जो नकारात्मकता से शुरू होकर सकारात्मक की ओर उन्मुख होती हो। सभी पुस्तकें सकारात्मक पक्ष से शुरू होकर उसी पक्ष को और पुष्ट करती हैं। इस मायने में यह पुस्तक निश्चित रूप से प्रचलित सोच से हटकर एक नए दृष्टिकोण को प्रस्थापित करती है। यही इस पुस्तक की ताकत व अभिप्रेरण है। असफलता अथवा हार एक शब्द और ज्यादा से ज्यादा पुस्तक के शीर्षक हार से आंखें मिलाना को एक वाक्य मान लें तो इसे पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत करना ही लेखकीय कौशल व कुशल संयोजन का प्रमाण है। 10 अध्यायों के माध्यम से इसे सुव्यवस्थित रूप से यथेष्ट अभिप्रेरण का भगीरथ प्रयास है। नैराश्य से उन्मुक्त हंसी तक पाठक को सकारात्मक सोच व विचार से समृद्ध करना प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। यह पुस्तक इस मायने में भी विशिष्ट है कि इसमें प्रचलित मान्यताओं के वृक्ष नई मान्यताओं को स्थापित करने का आग्रह ही नहीं बल्कि नई सोच को खुला निमंत्रण है। अध्यायों का नामकरण, क्रमबद्ध रूप और उनमें संकलित विषय वस्तु विषय उल्लेख स्थापित सोच के विरुद्ध भले ही प्रतीत हो पर इसकी अंतरधारा में स्वीकार के साथ नई अवधारणा का प्रस्थापन इसकी विशेषता है। असफलता ही सफलता की जननी प्रथम अध्याय में प्रचलित मान्यताओं के साथ सहबद्ध नकारात्मक धारणाओं को सकारात्मक में बदलने की हलचल नजर आती है। यह तथ्य है कि हर युग में सैद्धांतिक स्तर पर असफलता का गुणगान किया जाता रहा है, तथापि असफलता से बचकर निकलने की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है। हिम्मत और इरादों का ज्वलंत उदाहरण है विश्व ज्ञात फोर्ड मोटर के प्रवर्तक एवं मालिक एक समय पेड़ के नीचे अड्डा लगाकर मोटर मैकेनिक का काम किया करते थे। विश्व के सफलतम लोग साधारण सरकारी व तकनीकी संस्थाओं से शिक्षा पाए थे। फोर्ड निरक्षर थे। भारतीय संदर्भ में देखें तो अल्प शिक्षित करसन भाई पटेल जो साइकिल पर वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे, उन्होंने निर्मा ब्रांड का विशिष्ट पाउडर निर्मित कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्होंने निर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना कर डाली। श्री धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप बॉय से अपनी यात्रा शुरू कर रिलायंस की स्थापना कर डाली। सफलता न तो कलंक है, न कोड है, न कोई विकृति है। यह दुर्बलता, अक्षमता अथवा अयोग्यता का प्रमाण भी नहीं है। असफलता से सफलता की यात्रा जो जीता सो सिकंदर की मिथ्या धारणा पर करारा तमाचा है। जो हिम्मत इरादा हार न मानने का मादा रखता है वही एक दिन सिकंदर बनता है। जीत भाग्य से नहीं, असफलताओं के भीड़ जंगल में जिजीशा के बल पर ही मिलती है। भाग्यवादी सोच निसंदेह बीमार सोच है। असफलता का अधिकार, दूसरा अध्याय, मौलिक अधिकार की तर्ज पर अपनी क्षमताओं, संभावनाओं, खामियों, खूबियों को जांचने परखने का अधिकार है। नवोन्मेष, स्टार्टअप, शोध इसके पुख्ता प्रमाण है। ढर्रे पर चलना, ढर्रा बदलने के संकल्प में जमीन आसमान का अंतर है। ढर्रे पर चलना राजमार्ग पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने जैसा है, पर राजमार्ग की दूरी को कम करने के लिए नया रास्ता तलाशना, उसका
निर्माण जीवट का कार्य है। क्योंकि 25-50 बार खोजने के बाद ही छोटे रास्ते का सपना साकार होता है। यहाँ लैटिन कहावत ठीक बैठती है, वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो कभी असफल नहीं हुआ। असफलता का अधिकार किसी से नहीं बल्कि खुद से हासिल करना है। असफल व्यक्तियों ने बदली है इतिहास की दिशा। तीसरा अध्याय। स्वामी परमहंस योगानंद ने कहा है कि असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का श्रेष्ठतम समय है। इसे अनेक असफल व्यक्तियों ने इतिहास की दिशा बदलकर सिद्ध किया है। असफल व्यक्तियों की सफलता सूची 10-20 पृष्ठों में तो क्या, हजारों पृष्ठों में भी समेटी नहीं जा सकती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, मेरी क्यूरी, अरविंद भाई हॉस्पिटल चेन्नई के संस्थापक डॉक्टर गोविंदा वेंकट स्वामी, विल्मा रुडोल्फ, डेमोस्थीस, जयपाल छात्र, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे अनेक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति को सर्वशक्ति मानकर असफलताओं के जबड़ों से सफलता छीन कर निकाली है। उन्होंने अपने क्रियाकलापों से मानवीय जीवन को गरिमा में बनाकर इतिहास की दिशा बदली ही नहीं, श्रेष्ठता के नए अध्याय भी स्थापित किए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसे उनके अध्यापक मिट्टी का माधव कहते थे, उनके नाम आविष्कार के 1093 पेटेंट दर्ज हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम, जो बचपन में अखबार बेचा करते थे, अपने योग्यता के बल पर वे इसरो तक पहुंचे। पहला रॉकेट बनाने का प्रयोग असफल रहा, पहली मिसाइल भी असफल रही। वे हताश नहीं हुए, वे मिसाइल मैन भी कहलाए और इसरो के मुखिया भी बने। कहां से आती है असफलता? असफलता अनचाहा मेहमान, तपेश्वरी, स्वराजेश्वरी। आप पराजित नहीं हुए, आप ब्रह्मांड के स्वामी, 9 अवगुण यानी कि नवरत्न, हंसिए मुस्कुराइए, सफलता पाइए। पुस्तक के ये अन्य 7 अध्याय हैं। इनमें असफलता, सफलता, हिम्मत, इरादा बांधने, अपराजित मन, निराशा, आशा, ऊर्जा, उत्साह जैसे अनेक पक्षों पर विस्तार से उल्लेख हुआ है। कुछ प्रचलित रूढ़ियों, मान्यताओं, धारणाओं पर कुठाराघात भी हुआ है और साथ ही साथ कुछ सकारात्मक बातों को नए तरीके से कुशलता पूर्वक प्रस्थापित भी किया गया है। आदि मानव से आज तक की मानव यात्रा गवाह है कि जंगल का राजा जो हजारों साल पहले था, आज भी वैसे का वैसा ही है। चीता 20 बार शिकार का प्रयास करता है पर एक बार ही सफल हो पाता है शिकार में। 19 बार असफल। जंगल के राजा ने नया कुछ नहीं सीखा, पर मानव पहिए के आविष्कार से लेकर मंगलयान तक अर्थात ब्रह्मांड की अनेक सफल यात्राओं का प्रणेता है। नवजात शिशु का संघर्ष मां के पेट से ही शुरू होकर जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। शिशु के निरंतर विकास में जीवन का रहस्य है। चरवेती, चलते रहो। निरंतरता एक प्रवाह है, बनाए रखना ही सफलता का मानदंड है। निसंदेह असफलता भार नहीं, उपहार है। एप्पल, आईपैड, मैकबुक, आईफोन आदि के जनक स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपनी असफलताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि आप हर रोज ऐसे जिए कि ऐसे ही आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। जब आप सही साबित हो जाएंगे तो कौन पूछेगा कि आप असफल हुए थे क्या? प्यार और युद्ध में सब जायज, कठिनाइयां बाधक नहीं साधक। प्रथमो स्वार्थ है, द्वितीय परमार्थ। प्रथम आत्मकल्याण, तत्पश्चात जन कल्याण जैसी मान्यताओं को नई व्याख्या देकर अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया है। यही परिमार्जन पुस्तक पढ़ने का आनंद है। हम सभी जानते व मानते हैं कि स्वार्थी होना घटिया है, अच्छा नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि संसार के सभी क्रियाकलाप स्वार्थ पर अवलंबित हैं। यदि लाभ की भावना न हो तो कोई उद्योग, कल, कारखाना, व्यापार क्यों करेगा? यदि वेतन न मिले तो नौकरी कौन करेगा? अर्जित लाभ, वेतन के माध्यम से ही परमार्थ के कार्य हो सकते हैं। स्वार्थी होना अंततः
मानव और समाज के हित में है। ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को बखूबी समझा, तभी तो सबसे पहले उन्होंने आत्म कल्याण की बात कही। आत्म कल्याण के बाद ही जन कल्याण संभव है। सारांश ये है कि असफलता सफलता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। सारांश ये है कि असफलता सफलता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। किसी सफलता के लिए 100 प्रयास लगते हैं, हम 99 प्रयास तक असफल हैं। 100वां प्रयास होते ही सफलता को पा लेंगे। नेति नेति। स्पष्ट संदेश यही है कि बंधे बधाए ढर्रे को तोड़िए, मान्यताओं को यथार्थ की कसौटी पर परखें। असफलता सफलता जीवन के नेगेटिव पॉजिटिव हैं। हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव के सक्रिय होने पर ही विद्युत प्रवाहित होती है। अन्य अर्थों में दोनों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और निरपेक्ष भाव न्यूट्रॉन है। इनके समुचित मिलान से असीमित ऊर्जा युक्त परमाणु निर्मित होता है। भाषा, शैली, प्रस्तुति और समग्र प्रभाव अभिप्रेरण के शिखर बिंदु है, जहां मेहता जी निश्चित रूप से औरों से कहीं कहीं आगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजेंद्र सिंह बेवली जी को। उनका परिचय में मैं दोबारा से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। श्री राजेंद्र सिंह बेवली पंजाब एंड सिंध बैंक से सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक। श्री बेवली जी राजभाषा कार्यान्वयन एवं कार्मिक प्रबंधन विषयों में विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। अत्यंत मृदुभाषी एवं संगीत प्रेमी बेवली जी साहित्य के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। आत्मविकास आपका अति प्रिय विषय है। मेहता जी के साथ मिलकर आपने बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य विराट रंगारंग आयोजनों को अंजाम दिया है। श्री बेवली जी। आदरणीय अंशुल जी, प्रोफेसर साहब, श्यामलाल मेहता जी, निर्मोही जी और सभी विद्वजनों, बहुत ज़्यादा कह दिया मेरे बारे में, लेकिन हाँ, मेहता जी की जिस पुस्तक की हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में भी मेरा वैसा ही विचार है जैसा मैंने मेहता जी को देखा हुआ है, सुना हुआ है, उनकी कुछ कुछ जिंदगी जानता भी हूँ। और जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेहता जी मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। वास्तव में पुस्तक होनी कैसी चाहिए? जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, सिलेबस की पुस्तकों को अगर छोड़ दिया जाए तो पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसे यदि हम एक बार शुरू कर दें तो छोड़ने का जी ना करे। हार से आंखें मिलाना पुस्तक जब मैंने पढ़नी शुरू की अंशुल जी, तो एक बार तो मेरा लंच ही छूट गया। अब इसके लिए जिम्मेवार तो श्यामलाल मेहता जी को ही माना जाएगा, नहीं क्या? क्योंकि मेहता जी इस ढंग से बात लिखते हैं, ऐसा लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे बल्कि एक पिक्चर देख रहे हैं। एक विशेषता यह भी है कि पुस्तक आपको संबोधित कर रहे हैं, जिससे पाठक को लगता है कि बात उसी से की जा रही है। और हाँ, दूसरी बात यह कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो मन ही मन निकलना चाहिए कि वाह क्या बात कही है। यह पुस्तक पढ़ते हुए अनेक बार मैंने मन ही मन वाह कहा। पुस्तक में कहीं मेहता जी की असफलता और सफलता का मामूली अंतर समझाने का ढंग इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बारीक पर्दा है जिसमें अगर उंगली डालो तो छेद हो जाएगा और अगली तरफ देखो तो सफलता आपके हाथ फैलाए आपका इंतजार कर रही है। क्या बात है, सलाम है मेहता जी। इस कड़ी में मेहता जी ने 1994 के इटली और ब्राजील के पेनल्टी किक तक पहुंचे विश्व फुटबॉल फाइनल के मैच और 2007 के भारत पाकिस्तान के विश्व कप क्रिकेट फाइनल के मैच में मिसबाउल हक और जोगिंदर शर्मा की आखिरी गेंद तक का जिक्र इस प्रकार किया है
कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ और दोनों मैचों का बाकायदा आनंद ले रहा हूँ। ऐसे में वाह कैसे नहीं निकलेगा। दोस्तों, सफलता पर हजारों पेज लिखने आसान है, लेकिन असफलता पर एक पेज भी लिखना मुश्किल होता है। और फिर असफलता पर 143 पृष्ठों की एक पुस्तक लिख देना साधारण बात नहीं। मैंने आज तक जितनी भी मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ी हैं, सभी सफलता का मंत्र बताती रही हैं। निर्मोही जी ने कहा भी, यह पहली पुस्तक है जिसमें लेखक ने कान को सीधे ना पकड़कर उल्टे पकड़ने की कोशिश की है। मैं जब पुस्तक पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मेहता जी आखिर कब तक असफलता की बात करते चले जाएंगे, और सोच रहा था कि अब फिसले और बात सफलता की शुरू हो जाएगी। किंतु शाबाश श्यामलाल मेहता जी, अंत तक बड़ी ही सहजता से उसी अंदाज को आपने कायम रखा और अपनी बात कहते चले गए, जिसके लिए आप अपने घरों में बैठे बैठे मेहता जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और पहली लाइन, अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, असफलता मुबारक हो, कहकर लेखक ने पहले अध्याय से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मित्रों, पुस्तक की हर लाइन असफल, विफल, हार, असफलता, बाधा या पराजय शब्द का प्रयोग किया गया है और पुस्तक फिर भी सफल और कामयाब रही है। वास्तव में लेखक ने सफलता को हीरो बनाकर पेश किया है, कहीं देवी बनाकर पेश किया है, और यह हीरो हर हारे हुए व्यक्ति को अपनी हार को जीत में बदलने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि मजबूर भी करेगा। अपनी शानदार और जानदार पुस्तक हार से आंखें मिलाना के पहले पन्ने से ही लेखक ने संदेश दिया है कि पढ़ने की आदत यानी कि रीडिंग हैबिट से अच्छी कोई आदत नहीं होती। क्योंकि समय कम है, थोड़ा समय छोटा कर रहा हूँ साथियों। वैसे तो मैं, क्योंकि इनके अनुभव ऐसे हैं कि यदि ये एक दिन पूरी पुस्तक अगर ना पढ़ लें तो समझ लीजिए खाना हजम नहीं होगा मेहता जी को। मेहता जी ठीक है ना साथियों? वैसे तो मैं बहुत अच्छा रीडर नहीं हूँ, फिर भी यदि गलती से कभी कुछ ज्यादा पढ़ा हूँ तो कई बार भ्रम हो जाता है कि ये सही है या वो सही था। लेकिन हार से आंखें मिलाना में मेहता जी को कोई भ्रम नहीं हुआ और आपने जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम की जो हाई विंडो, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ अक्सर यह विषय, ये मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को बड़ी ही खूबसूरती से कबीर दास जी के दोहे निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए से मिलाया है। सब कुछ लेते हुए भी मेहता जी ने अपने मूल लेखन को भटकने नहीं दिया है। प्रोफेसर सप्रा जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि सूक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग और लगभग हर पृष्ठ पर किया हुआ है। सूत्र वाक्य से कोई उदाहरण प्रस्तुत करना और फिर उस उदाहरण को किसी कथन से जोड़ना पाठक को पुस्तक से जोड़े रहने का एक मूल मंत्र हुआ करता है। पुस्तक में एक शीर्षक है, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग क्या कहेंगे। इसके अंतर्गत एक सूत्र वाक्य सुनिए, सामाजिक अस्वीकृति अथवा आलोचना का भय एवं तज्जनहीन बोधता का भय असफलता को भेजा गया एक निमंत्रण है। अब किसे समझ आएगा ये? इसके अंतर लेखक ने इसे गधे की एक रोचक कहानी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पहला सूत्र वाक्य खुद ब खुद समझ आने लगता है और फिर अंत में बाप बेटे और गधे की इस कहानी को बिल कॉस्बी के कथन से जोड़ने से बात बिल्कुल ही साफ हो जाती है। जब बिल कॉस्बी ने कहा, मैं सफलता का मंत्र तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं, सभी को प्रसन्न करने का प्रयास असफलता का अचूक मंत्र अवश्य है। इसी प्रकार डाकुओं की एक रोचक कहानी से लाओ त्से के मत को जोड़ना रचनात्मक लेखन की विशेषता है। लाओ त्से ने कहा था, लोग अक्सर अपने काम में तब विफल होते हैं जब वे सफल होने को होते हैं। यदि कोई अंत में भी उतना ही सावधान रहे जितना प्रारंभ में था तो कोई असफलता कभी नहीं होगी। पुस्तक के हर पृष्ठ पर आपको ऐसी कहानियां, ऐसे उदाहरण सटे हुए, बिखरे हुए मिलेंगे। मेहता जी ने न केवल असफल रहे व्यक्तियों को प्रेरित और उत्साहित किया है, बल्कि उतना ही सचेत उसके परिवारजनों या इर्द गिर्द के रहने वालों को भी किया है, जो कि बहुत जरूरी भी है,
क्योंकि परिवारजनों का उसे कोसना, उसकी हंसी उड़ाना, बात बात पर अपनी सलाह देना बहुत बार उसकी अगली सफलता में बाधक भी बन सकता है। पुस्तक में ऐसी परिस्थिति का समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया गया है। लेखक ने जीवन की सफलता को केवल पैसे से नहीं नापा है, पुस्तक ने हमें व्यवहार विज्ञान से भी अवगत करवाया है, वक्तृत्व कला से अवगत करवाया है, अपनी बात कैसे करें, बुरे समय में धीरज कैसे रखें, अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर है। मुझे याद आता है मेहता जी की एक लाइन कि मैं ये काम कर सकता हूँ और केवल मैं ही यह काम कर सकता हूँ। एक आत्मविश्वास है और दूसरा अहंकार। आम जीवन के नकारात्मक शब्दों जैसे अविश्वास, दुराग्रह, कटाक्ष, ताना मारना आदि, इन नकारात्मक शब्दों का सकारात्मक और सार्थक प्रयोग कैसे जीवन को आनंदित व सफल करेगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है श्यामलाल जी ने। जैसे यदि दुराग्रह न होता तो बड़े बड़े क्रांतिकारी आविष्कार कभी न हो पाते। और पुस्तक का अंत तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहाँ, कैसे और कितना हंसा जाए, और हंसने के वैज्ञानिक लाभ और अंतिम पृष्ठ की 3 घुमक्कड़ संतों की कहानी, सप्रा जी ने भी इसका जिक्र किया था, आपको खुलकर हंसने पर मजबूर कर देगी। कहने को बहुत है लेकिन समय नहीं है। कुल मिलाकर यह पुस्तक कोरोना युग में मेहता जी का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है, एक अमूल्य उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी और आप सभी को। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री उमाकांत स्वामी जी को। उनके बारे में, वे कर्मठता और निष्ठा के पर्याय हैं। वे उन राजभाषा कर्मियों में से हैं जिन्होंने हिंदी को बैंकिंग कार्य व्यवहार में स्थान दिलवाने के लिए विपरीत स्थितियों में कड़ा संघर्ष करके आधारभूत ढांचा खड़ा किया। बैंक ऑफ बड़ौदा से सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में आप उसी निष्ठा से समाज सेवा के कार्य में तल्लीन हैं। आप मूलतः कन्नड़ भाषी हैं, परंतु श्री स्वामी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी इत्यादि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। मेहता जी राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इन्हें अपना गुरु मानते हैं। श्री स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। श्यामलाल मेहता जी को नमस्कार और सभी वक्ताओं को इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं। मेहता जी और हम 40 साल पहले एक साथ काम करते थे और 40 साल के बाद फिर से उनसे अभी करीब 2 महीने पहले संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद उन्होंने अपनी एक किताब जो भेजी है, इसका पूरा मूल्यांकन भाई नरेंद्र निर्मोही जी ने किया है और बाकी के वक्ताओं ने भी किया है। तो इस पर अधिक बोलने के लिए कुछ अभी है नहीं है, जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ूंगा। मैं करीब 40 पृष्ठ मैंने पढ़ लिए हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि ये किताब जो है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उन सभी को एक किताब देनी चाहिए, ताकि जो आत्महत्याओं का सिलसिला है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाए। तो मैं इसके लिए मेहता जी को बधाई देता हूँ, इस तरह मूल्यवान पुस्तक बाजार में लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक कुमार गुप्ता जी को। चूंकि वो मेरे पिता हैं तो उनके बारे में जो भी उनका ब्यौरा देना है, उसके लिए मैं दोबारा से श्री श्यामलाल मेहता जी से निवेदन करूंगा, अगर वो उनके बारे में दे पाए थोड़ा सा।
आप म्यूट पर हैं। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट पर हैं मेहता जी। सर आप अपने लेवल पर अनम्यूट नहीं कर सकते हैं? हम सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ, लगता है आप म्यूट पे थे। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है। कोई बात नहीं मैं मेहता जी। माननीय अशोक कुमार गुप्ता जी का परिचय दे रहा था अपनी ओर से कि प्रकृति की व्यवस्थाओं के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक जीवन लक्ष्य होता है, जिसको पाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये पूरा आजीवन नहीं पहचान पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, और जो पहचान पाते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ नहीं पाते हैं, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो माननीय अशोक कुमार गुप्ता जी तो मेरे हिसाब से प्रकृति की ओर से गुरु की भूमिका देकर भेजे गए थे। बैंक में आए तो ट्रेनिंग कॉलेज का चार्ज संभाला, गुरु बनकर अपने हजारों सहकर्मियों को प्रशिक्षण दिया और बड़ा संतोषजनक प्रशिक्षण दिया। बैंक की सेवा से मुक्त होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे और आज अच्छा भला नाम कमाया हुआ बैंकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई इलाका हो जहां इनके सिखाए हुए लोग बैंकिंग सेवा में प्रमोशन ना पा चुके हों या बैंकिंग सेवा में भर्ती ना हुए हों। अपने लक्ष्य को पहचानना और उसकी ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना, ये ऐसा उदाहरण श्री अशोक कुमार गुप्ता जैसा मुझे पूरे जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ अपने विचार से, अपने व्यवहार से ही बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे स्वयं अपने जीवन में बहुत प्रेरणा मिली है इनसे। मैं इनको सादर आमंत्रित करता हूं आज अपने विचार रखने के लिए। प्रिय भाई मेहता जी, साहित्य प्रेमी सज्जनों, मित्रों, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है हम सबके लिए कि आज हम मेहता जी के द्वारा लिखित हार से आंखें मिलाना पुस्तक के विमोचन समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिसे साहित्यविदों की इस गोष्ठी में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुस्तक से पहले थोड़ी सी बात मैं कर दूं। श्यामलाल मेहता जी से मेरी भेंट 1980 के दशक में हुई, जब हम दोनों एक साथ बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय में काम करने का हम दोनों को मौका मिला। उन दिनों राजभाषा के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के दिशा निर्देश हमको मिले थे। हम कार्यशालाओं का आयोजन किया करते थे, राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन करते थे, परंतु मैं इस सत्य से मुंह नहीं फेर सकूंगा कि लोग इन कार्यशालाओं को उन दिनों में गंभीरता से नहीं लेते थे।
पहली बार मेहता जी के रूप में कैसे साथी मिले जिन्होंने बैंक में हिंदी प्रशिक्षण को इतना सरल और सुरुचिपूर्ण बनाया कि हमें हिंदी के प्रयोग में आनंद आने लगा। मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, स्थितियां यहां तक हो गई कि हम राजभाषा के सेशन लेने लग गए और मेहता जी को हमने बैंकिंग के सेशन लेने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया ताकि हिंदी की धारा वहां बह सके। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने उस समय भारतेंदु जी का और बंकिम चंद्र जी का पूरा साहित्य पढ़ा। तभी तभी मुझे याद है उनकी काव्य संग्रह नवलिका प्रकाशित हुई थी, लेकिन मुझे उस समय ये अंदाजा नहीं था, इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि बैंक की नौकरी, जैसा मेरे एक साथी ने अभी कहा था कि बैंक की नौकरी में तो काम करते समय सुबह शाम का कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि आदमी शाम को कितने बजे घर लौटेगा। साहित्य जैसी बातें तो लग्जरी जैसी बातें हो जाती थी। उसी के बीच में उन्होंने ऐसा, उनमें साहित्य के बीज अंकुरित हो रहे थे। उन 7 कृतियों की बात तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे तो सुरुचिकर लगी ये सबसे ज्यादा कृति। पुस्तक के बारे में बात करूंगा, उससे पहले 1 मिनट और लूंगा आपका। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहा हूं। पहले ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, अब जो व्यवसाय मेरा है उसमें थोड़ी कठिनाइयां इस प्रकार से जो हम सब के जीवन में है। 100 स्टूडेंट मेरे, 100 बैंकर मेरे स्टूडेंट बने, 80 प्रमोशन पा गए, अच्छा हो गया। जो 20 पीछे छूट गए, उनका दर्द मेरे साथ जब वो लोग शेयर करते हैं तो मैं आमतौर से सांत्वना देता हूं। बार बार ये कहता हूं कि एग्जाम में शायद थोड़ा मूड अपसेट होगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप ढंग से नहीं कर पाए, परिस्थितियां विभिन्न हो जाती हैं, घर पे ऐसी बातें कह के सांत्वना देता हूं। इस किताब को पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा अपना नजरिया बदल रहा है। मैं थोड़ी सी मुख्य विषय पर बात करूं। कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर करते हुए और फिर बैंक के लगभग 10 वर्ष तक प्रबंध विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण देते हुए और वर्तमान में स्वरचिनुसार मोटिवेशन, फीडबैक, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, हैंडलिंग फेल्योर्स पर अनेक विद्वानों के विचार पढ़े। कुछ लोगों के आपने भी विचार पढ़े होंगे। जॉन मैक्सवेल ने फेलिंग फॉरवर्ड में बहुत चर्चाएं की हैं। स्कॉट एडम्स ने हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विंस, या स्टीव जॉब्स का जीवनी पढ़ी। मुझे एक बात का एहसास होता रहा कि बातें तो बहुत की गई, परंतु इनका अधिकतर किताबों का लेखन अंग्रेजी में हुआ और अनेक बार मुझे कठिन और काल्पनिक भी लगा। अपनी भाषा में, अपने परिवेश के अनुसार, अपने आसपास के उदाहरणों को चित्रित करते हुए मेरे विचार से ये शायद पहला प्रयास है। मैं इस बात को एडमिट करूंगा, मैं पूर्ण रूप से किताब को नहीं पढ़ पाया हूं। करीब करीब 2/3 पुस्तक मैंने पढ़ ली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले 10 पन्ने भी अगर पढ़ लिए जाएं तो जीवन शैली बदलने की पूरी संभावना है। एक लाइन मैंने पढ़ी शुरुआत में ही, असफलता भार नहीं उपहार है, असफलता भार नहीं उपहार है। या ये बनावटी स्थिति है,
कि केवल इच्छित फल की प्राप्ति ही सफलता है। मैं समझता हूं कि पहले 10 पेजेस, किताब तो पूरी है, अनेक उदाहरण दिए गए हैं क्योंकि 2/3 किताब मैंने भी पढ़ ली है। और मेरे एक साथी बेवली जी ने बात कहा था कि किताब को पढ़ते समय ये लगे कि वाह, मैं बहुत बार एज ए टीचर इस बात को कहता हूं कि किताब वो होती है जिसमें आनंद आवे, आनंद आवे। और इस किताब के शुरू से लेके जहां तक मैंने पेजेस पढ़े, लगातार पढ़े, ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े करके पढ़े हो, 2-3 बार में पढ़ी होंगे, लेकिन ये नहीं कि एक पन्ना पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, ना, ऐसा लगातार आनंद आ रहा, आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निश्चित रूप से अपने साथी को इसका साधुवाद देता हूं और इस पुस्तक के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन में खुशी की एक चमक की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और यह आश्वस्त करूंगा मेहता जी को कि मुझे शायद आपकी इस पुस्तक की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परेशानी का सबब यह है कि मैं एक जगह चूक गया तो ये नहीं सोचता हूं कि अगली बार फिर प्रयास करूंगा। जब पता ही है कि 100 व्यक्तियों की प्रमोशन होनी और 1000 बैठ रहे हैं, तो 900 आदमियों को तो दोबारा प्रयास करना ही पड़ेगा। तो उन साथियों के मन में कुंठा का जन्म ना हो, इसके लिए आपके सहयोग की हमको कामना रहेगी। इन बातों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम सादर आमंत्रित करेंगे श्री रामानाथन नारायण जी को। दूर दक्षिणी भारत तमिलनाडु प्रांत के निवासी और हिंदी के विद्वान श्री नारायणन बैंक ऑफ बड़ौदा में राजभाषा कार्यान्वयन के पुनीत कार्य को पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ अंजाम देते रहे। सबसे बड़ी बात है कि आपका भाषाओं से ऐसा लगाव है कि आपने अपनी मातृभाषा तमिल के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच और 9 और भाषाओं पर अपना पूरा अधिकार रखा है। आप अनुभव जिज्ञासु हैं, अतः निरंतर अध्ययन आपके मस्तिष्क के लिए उतना ही अनिवार्य है जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन। श्री नारायणन जी। मित्र श्यामलाल मेहता जी, और इस जूम सभा में भाग लेने वाले सभी मित्रों को नारायण का नमस्कार। तमिलनाडु के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के उडमलपेट टाउन में अपने घर में बैठे बैठे इस जूम सभा में भाग लेने का अवसर मिला है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और इसके लिए मैं अपने मित्र श्यामलाल जी का आभारी हूँ। हार से आंखें मिलाना, श्यामलाल जी की यह पुस्तक प्रेरणादायक एवं बहुत ही दिलचस्प शैली में लिखी गई है। इसे पढ़ते वक्त मुझे संस्कृत के 2 श्लोक याद आए। एक तो सुभाष तानी में है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी बिना परिश्रम किए शेर को भी आहार नहीं मिलता। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मने बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने लिए हम ही मित्र हैं और हम ही शत्रु हैं।
इस पुस्तक का मूल विषय यही है, परंतु इस बात को एक नए अंदाज में, एक अलग ही दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, अनेक उदाहरणों सहित पाठक के मन को आकर्षित करने वाले ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना में अपनी बात हमारे सामने रखते हुए लेखक खुद बताते हैं कि पठन पाठन उनके जीवन की तपस्या है। प्रारंभ में जासूसी किताबों से लेकर आगे चलकर आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन करते रहे। इस किताब में, प्रस्तुत किताब में दार्शनिक पुस्तकों का गंभीर विषय है तथा जासूसी और तिलिस्मी पुस्तक जैसा प्रवाह है। दोनों इस पुस्तक में हार से आंख मिलाना इसमें मौजूद है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कितनी बातें बताते हैं, कितने उदाहरण देते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं भी मेहता जी जैसे अनेक किताबें, बचपन से ही कई किताबें पढ़ता रहता हूँ और आज भी पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे यह अनुभव है कि अगर इतनी सारी उदाहरण देने हैं तो कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी। मैकाले के बारे में ये कहा गया है, मैकाले, लॉर्ड बैबिंगटन मैकाले, जो भारत सुधार किया था 1835 में, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो भी बहुत ही वरेशियस रीडर कहते हैं उनको। तो उनके बारे में कहा गया है कि रोट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। उस किताब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फॉर राइट, आप स्पीकर चेक कीजिए कहते हैं कि एक सेंटेंस लिखने के लिए, एक वाक्य लिखने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़ते थे और एक बात को पुष्ट करने के लिए हजारों मील की यात्रा करते थे। इसी प्रकार श्यामलाल जी भी इस किताब में अनेक सारे उदाहरण दिए हैं, जब वो बताते हैं कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप 1994 में इटली और ब्राजील के बीच में फाइनल मैच जो हुआ, और दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित भारत पाकिस्तान का जो मैच था, विश्व क्रिकेट मैच, T20 कप का मैच था, उसके बारे में पढ़ते समय इतना अच्छा लगा कि जैसे मैं खुद मैच देख रहा हूं। और कितने लोगों के, महापुरुषों की जीवनी से उदाहरण दिए हैं। अब्राहम लिंकन, हमारे मित्र निर्मोही ने बताया अब्राहम लिंकन के बारे में, विल्मा रोडोल्फ, और मदुरई के अरविंद आई हॉस्पिटल के संस्थापक गोविंदप्पा वेंकट स्वामी, और ग्रीक दार्शनिक डेमोस्थेनीस, और फ्रेंच दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देन रिचर्ड बाक के जोनाथन लिविंग सीगल, वो बुक के बारे में, और अनेक विषयों के बारे में लिखा। साथ साथ मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन समय के अभाव में, और बहुत सारे लोग भी हैं अपनी बात कहने के लिए, तो अपनी बात में स्टीव जॉब्स, उनके जो कथन है वो पढ़ के अपने भाषण को विराम देता हूं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने साहस में, अपनी नियति में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में, किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास करना कि आगे चलकर बिंदु आपस में जुड़ेंगे, आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही फर्क डालेगा। और दूसरी बात, वास्तव में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हों, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है,
कि आप वो करें जिसमें आप आनंद महसूस करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिश्ते में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। चरैवेति चरैवेति। इसलिए इस किताब को मैं चाहता हूं कि सभी युवा जनरेशन का, उनके लिए पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, कॉलेज में, स्कूल में। तभी उनका आत्मविकास हो सकता है। और जैसे स्वामी जी ने बताया कि उनको मनोबल भी बढ़ने लगेगा और आत्महत्या जैसी बातों से वो दूर जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद नारायणन जी। पुस्तक धन्यवाद। की इतनी गहन विवेचना के लिए आपका पुनः धन्यवाद। अब हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे बैंक के कार्य क्षेत्र में, या वैसे उनको एक एक करके मैं अनुरोध करूंगा। हमारे एक साथी हैं श्री जीडी ऑल साहब, अनम्यूट कर लेंगे जीडी ऑल साहब। ये बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहे और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगे क्योंकि ये हमारी तरह ही कॉलेज के प्रशिक्षण महाविद्यालय के पहले काम किया, फिर बाद में उसके प्रिंसिपल भी रहे। और बड़ी जैसी पुस्तक लिखी गई है उसी के अनुसार उनके विचार जीवन भर रहे। आमंत्रित करूंगा ऑल साहब को अपने 2 शब्द कहें। म्यूट करेंगे ऑल साहब अपने आप को, अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट हो गया बस ओके। बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की पुस्तक लिखी है कि जैसे ये कहा जाता है कि वर्ल्ड दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बहुत से इंस्टीट्यूशन में ये सिखाया जाता है कि आपको बोलना कैसे है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है। लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है जिसमें ये सिखाया जाता हो कि आपको सुनना कैसे है, ताकि आप लोग दूसरों की बातों को समझ सकें और झगड़े की संभावना कम हो। इसी तरह से श्यामलाल मेहता जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो हार के साथ, हार से आंखें मिलाना। बहुत सी किताबें आप देखते हैं जिसमें हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन, मतलब सक्सेस के ऊपर, जीत के ऊपर आपको बहुत सी किताबें मिलेंगी। मेरा ये मानना है कि हार से आंखें मिलाना या हार से ना हारना, ये एक पहली पुस्तक है जो कि श्यामलाल मेहता जी ने प्रस्तुत की। मैं सारी किताब को पढ़ चुका हूँ और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था तो श्यामलाल मेहता जी के साथ में बैठे हम लोग बातें भी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी इन्होंने उदाहरणें दी हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि इन्होंने समाज की चिंता ना करते हुए जो स्पष्ट बातें हैं उनको समाज के सामने रखी हैं। लोग कहते हैं कि विश्वास ही करो, विश्वास करो। दूसरी पहलू उन्होंने लिखा कि अविश्वास की बात है, और वो कहते हैं कि अविश्वास है वो भी होना चाहिए। वो नहीं रखते तो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई सी आ जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत से छोटे छोटे उदाहरण इन्होंने दिए हैं जिससे ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल तरीके से आपने पुस्तक लिखी। लेकिन जैसे हमारे एक साथी नारायण जी ने बताया कि ये एक पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने कितनी पुस्तकें पढ़ी होगी, ये तो इन्हीं को मालूम है। लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सी पुस्तकें इन्होंने जरूर पढ़ी हैं। और मैं ये कामना करता हूँ कि
ये पुस्तक जो है, जैसे साथी ने कहा कि ये किसी कुरिकुलम में होनी चाहिए, स्कूल के बच्चों को लगानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं समझूंगा जैसे हम लोग अपने समय में स्कूल में मॉरल साइंस के लेक्चर सुना करते थे, अगर ऐसी पुस्तकें मिल जाएं बच्चों को तो शायद समाज में और बदलाव आ सकता है। इसी के साथ ही जो साथी मेरे इसमें जूम में हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल मेहता जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और कहूँगा कि गुप्ता जी से तो बहुत बातें होती रहीं, आज गुप्ता जी के बेटे को मैंने साक्षात जूम में ही देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ एक बार फिर श्यामलाल मेहता जी को मुबारक देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बड़ी सूझबूझ से विवेचना के लिए और मार्गदर्शन के लिए। अब आमंत्रित करूंगा अपने साथी श्री श्रीचंद मित्तल जी को। एक बड़े पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति हैं और जीवन में खूब संघर्ष भी किए हैं और हमारे यहाँ के एक गुप्ता एडमिन है, करीब 250 और जमा 250 साथियों को यहाँ जोड़ा है। मुझे लगता है प्रैक्टिकल अनुभव में वो हमसे भी इस बारे में आगे, इस किताब के बारे में मेरा उनसे अनुरोध है कि 2 शब्द अपने विचार रखें। श्रीचंद मित्तल जी। नमस्कार साथियों। हाथ से आंखें मिलाना, मैं श्यामलाल मेहता जी को बधाई देता हूँ। इतनी सुंदर पुस्तक उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए लिखी है, जिनके लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेगी। जैसे कि अपने स्वामी जी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। साथ ही नव पीढ़ी के जो भी युवक हैं, युवा पीढ़ी है, उनको इससे इतनी प्रेरणा मिलेगी कि जो एक छोटी सी हार होती है तो उससे निरुत्साहित हो जाते हैं। तो मैं मेहता जी को इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने समाज की लाभ के लिए इतनी सुंदर पुस्तक लिखने में इतना अथक प्रयास किया है। साथ ही मैं प्रोफेसर बत्रा जी और आस्था प्रकाशन का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मित्तल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी श्री NK कौशल जी से, मृदुभाषी, मैच्योरिटी रखी हुई, अनेक विषयों पर बड़े सुव्यवस्थित विचार रखते हैं सदा, अनेक फोरम्स में। उन साथी से अनुरोध करूंगा, मुझसे एक चूक ना हो जाए, हम ये सारे साथी DD ऑल साहब, SC मित्तल साहब, NK कौशल जी, हम एक संस्था में इकट्ठे रहे सारे, इसलिए मैं इनका विशेष बहुत लंबा परिचय नहीं दे रहा हूं। जो साथी दूसरे हैं, साहित्यिक साथी हैं, हम सब इकट्ठे रहे और मैं उनको आमंत्रित करने से पहले बात साझा कर दूं कि पता नहीं शायद वो दौर कुछ अलग था जो हम असफल होने के बाद भी टूटते नहीं थे। आसानी से हम टूटने वाले इंसान नहीं थे, या तो संघर्ष से उभरे थे, ये कारण रहा होगा, और सारे साथी 3-4 की कंपनी में बैठ जाते और वो असफलता होती सो होती, कोई बात नहीं, उससे कोई ऐसा नहीं था कि कोई कुंठाग्रस्त हो गए, कुछ हो गए। तो सारे साथी उसी के जोड़ में से हैं। मैं अनुरोध करूंगा NK कौशल जी से 2 शब्द कहें।
सभी को नमस्कार। ये पुस्तक हार से आंखें मिलाना आज कोरोना काल से आंखें मिलाती हुई आखिरकार हमारे हाथ में है और इसका आज हम विधिवत विमोचन कर रहे हैं। उसके लिए मेहता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। आज कई चैप्टर मैं पढ़ चुका हूं इसके, और पुस्तक का नाम ही जो है हार से आंखें मिलाना अपने आप में प्रेरणादायक है, क्योंकि आंखें मिलाना एक ताकत का एहसास करवाता है। इस तरह के भय से हम खुद के बारे में ज्यादा सजग हो जाते हैं तथा बात को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। हमारे जहन में ख्यालों की सुनामी आ जाती है। मेहता जी ने इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया है कि सफलता का आधार है सकारात्मक सोच। मेहता जी, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, जिसका संकेत यहाँ जीवन में सकारात्मकता से है, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगे। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को हौसले को जिंदगी कहते हैं। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप सफल होने के लिए भी हिम्मत कर सकते हैं। अगर आप पराजय से कुछ सीखते हैं तो पराजय भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या तजर्बा नया होगा। सफलता साहस पूर्वक काम करने वालों के पास जाती है, यह कायरों के पास नहीं रहती। सामना करने से ही समस्याओं का समाधान मिलता है, ना कि उससे भागकर। इस पुस्तक को मैं मोटिवेशनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की कैटेगरी में रखता हूँ। विषय वस्तु की प्रस्तुति बहुत रोचक है, जिसे मेहता जी ने कुछ अपनी और कुछ मित्रों की आप बीते अनुभवों का वर्णन कर जीवंत बना दिया है। उदाहरण के लिए अध्याय 4 में अपने 1991 के पैकेज टूर का चंबल का दृष्टांत, अध्याय 5 असफलता अनचाहा मेहमान में मित्र राजीव शर्मा जी का अनुभव और अन्य कई ऐसे विवरण एक रोचक अध्ययन बना देते हैं। अध्याय 9 में एक पुरानी तलवार के प्रसंग को मनुष्य मात्र से जोड़कर अपनी लेखन प्रतिभा को दर्शाया है। एक अति महत्वपूर्ण संदेश दिया है, प्रकृति मनुष्य को केवल गुण देती है, उन्हें सद्गुण तथा अवगुण में मनुष्य स्वयं परिवर्तित करता है। अंतिम चैप्टर में हंसने की महत्वता को, जो आजकल लाफ्टर थेरेपी चल रही है, उसको दर्शाया गया है। ऐसे अनेक बहुमूल्य संदेश विशेष रूप से युवा पीढ़ी को कि आधुनिक युग की दौड़ धूप में और टेंशन भरी जिंदगी का सामना कर रही है, उनके लिए प्रेरणादायक है। और कैसे कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना है, इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकती है। आज का युवा हिंदी में इतना सक्षम नहीं जितना हमारी पीढ़ी थी। जैसा कि अंशुल जी ने भी शुरुआत में बताया कि उनकी बिटिया ने भी कुछ पढ़ने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, बट कुड मेक आउट समथिंग। तो मेरा सुझाव है कि अगर इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी एक निकाला जाए तो यह युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक होगा। मेहता जी ने पहले भी 3 पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित की हैं। अंग्रेजी संस्करण
युवा पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य तोहफा सिद्ध होगा। तो इसका बारे में मेहता जी से रिक्वेस्ट है कि जिससे ज्यादातर युवा जो आजकल ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ते, तो वो प्रेरणा उनको मिलेगी। एंड बहुत ही अच्छा प्रयास है एक मोटिवेशनल बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेहता जी को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद गुप्ता जी। कौशल जी धन्यवाद। जैसा कि आशा थी उसी के अनुसार आपने हम सब का कहीं कहीं जो हमसे छूट हो गई है, मैंने तो स्वयं इस बात को कहा था कि लगभग 100 पेजेस में पढ़ चुका हूँ। बड़ा अच्छा दिया, और ये सुझाव तो बड़ा एक उत्तम सुझाव है। मेहता जी अवश्य इस पर विचार करेंगे। अब मैं प्रोग्राम अपने समापन की तरफ है। मैं अपने साथी मदन गुप्ता सपाटू जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो ये चर्चा रही इसका समापन करें। 2 शब्द मैं उनके बारे में अवश्य कहूंगा उनको हैंड ओवर करने से पहले। आपको कौन नहीं जानता, ये कथन चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता हो, उस व्यक्ति को हम मदन गुप्ता सपाटू के नाम से संबोधित करते हैं। विख्यात ज्योतिष शास्त्री हैं, व्यंग्यकार हैं, कहानीकार हैं, समाज सेवी हैं, और क्या क्या है इसकी गिनती करना मुझे मुश्किल लग रहा है। अनेक उपाधियों से अलंकृत, पुरस्कारों से सम्मानित श्री गुप्ता जी की विनयशीलता और दूसरों को परस्पर जोड़ने की क्षमता अपने आप में उदाहरण है। ऐसे ही अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस गोष्ठी का समापन करें। गुप्ता जी, मदन गुप्ता जी सपाटू, प्लीज। अनम्यूट करेंगे गुप्ता साहब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सबसे पहले तो प्रोफेसर मोहन सप्रा जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सप्रा जी से मेरा जो मुलाकात सबसे पहले हुई थी, पहले म्यूट है। आवाज आ रही है? सप्रा जी से मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में हुई थी। हम दोनों की पुस्तकें उसी दिन उनका लोकार्पण हुआ था। ये 1988 की बात है। फेसबुक पर मिलते रहे, अखबारों में देखते रहे सप्रा जी को, आज फिर रूबरू हो रहे हैं। लेकिन वो फिर एक जो थिएटर और फिल्म में फर्क होता है, जो आमने सामने का संवाद होता है, वो थोड़ा सा आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो समय की मजबूरी है। जैसे कि बेवली साहब ने कहा था कि इनका लंच मिस हो गया, तो बेवली साहब आपका लंच हम करेंगे और इस गोष्ठी को हम एक बहुत बड़े सभागार में करेंगे, और पूरा लंच क्या डिनर भी साथ ही, और इतनी लंबी गोष्ठी होगी कि डिनर भी साथ ही हो जाएगा। भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए। जी जी, बिल्कुल जल्दी आएगा। और सबसे पहले तो मैं दोनों को, प्रकाशक और लेखक दोनों को ही साधुवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि ये पुस्तक ऐसे समय में आई है जब इसकी बहुत ही जरूरत थी। कोरोना काल में आपने देखा होगा, डिप्रेशन के बहुत लोग शिकार हो गए, लोगों की जॉब छूट गई। एक मोटिवेशन के लिए ऐसी पुस्तक का आना जो है वो एक बहुत ही बढ़िया एक बात है।
तो इसके लिए सप्रा जी और अपने भाई इन दोनों को ही बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत धन्यवाद। जब इसका टाइटल मैंने पहली बार देखा कि हार से आंखें मिलाना, तो क्योंकि थोड़ा यंग से प्रेरित रहते हैं तो हमने कहा जवानी में तो आंखें मिलाते रहे, अब बुढ़ापे में ये कह रहे हैं आंखें जो है हार से मिलाओ। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे, लेकिन जैसे जैसे पृष्ठ पर इनके बदलते गए, पलटते गए, तो लगा कि हार जो है वो गले में हार वाली बात हो गई, यानी हार को भी हम जीत ही समझते रहे और समझना चाहिए। और पूरी जब किताब पढ़ने लगे तो देखा कि ट्राई ट्राई अगेन, ये जो कितने साल पुरानी बात है, और आज भी अगर हम ट्राई करते रहें तो कुछ ना कुछ अचीव जरूर होता है। हम जब तीसरी क्लास में थे तो थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो जब रिजल्ट निकलता था तब पूरा जो असेंबली होती थी ग्राउंड में, तो उसमें रिजल्ट हर क्लास के अनाउंस होते थे। तो जो हमारे हेडमास्टर थे वो रिजल्ट पढ़ते थे तो कहते थे मोहनलाल, सोहनलाल, रामलाल ये इस साल इसी क्लास में रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि फेल हो गए, और सब लोग तालियां बजाते थे इसी बात पे कि इसी क्लास में रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो ये पॉजिटिविटी जो है वो बचपन में भी थी और इस किताब के बाद तो और भी हो गई। कई बार क्या होता है कि हमें इनविटेशन मिलता है मैरिज का और हम मुबारकें देते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा इनविटेशन मिला जिसने कहा कि मेरा डाइवोर्स हो गया, आज तो हम जम के पार्टी करेंगे? मैरिज के सेलिब्रेशन की बजाय डाइवोर्स की सेलिब्रेशन, यानी एक उसमें भी पॉजिटिविटी आदमी देख रहा है कि डाइवोर्स हो गया तो उसने शादी से भी ज़्यादा खर्च किया। तो इस तरह की जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मेहता जी ने जितनी मेहनत की है, मुझे लगता है जैसे वाल्मीकि जी ने संस्कृत में बड़ा कुछ लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको बहुत ही सिंपल ढंग से लोगों तक पहुंचाया। तो मेहता जी की जो यात्रा है, ये जो रचना धर्मिता है और जो इनकी पढ़ने वाली जो एक यात्रा रही है, वो लगता है बहुत लंबी रही है, क्योंकि इन्होंने शायद कोई ही ऐसा लेखक छोड़ा होगा जिसका उन्होंने उदाहरण ना दिया हो, जिसके कोट ना किया हो। तो ये दर्शाता है कि इनकी जो ये किताब है, किताब देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये पूरा ग्रंथ है अपने आप में। और जैसे कि आपने बहुत सारे हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने इसके बारे में बात की, सप्रा जी ने कहा कि कोरोना काल में ये आया है। कोरोना काल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ही सारा कुछ हो गया। न्यूज़पेपर उड़ गए, ई पेपर बन गए, लोगों ने पेपर लेने ही बंद कर दिए। तो ऐसे समय में किताब का प्रकाशन और उसका लोकार्पण और उसको अमेज़न के थ्रू बेचना, ये एक बहुत दुस्साहस की बात है, यानी साहस की बात है। ऐसे समय में जब लोग, आपको पाठक ही नहीं मिल रहे हैं, सब टीवी में बिजी हैं या मोबाइल पर आप जल्दी से खबरें पढ़ लेते हैं, या उसकी जो गहराई तक है, जो साहित्य की गहराई है, वो प्रिंट मीडिया से ही आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं आती। तो जैसे कि आखिर में कौशल जी ने भी कहा कि इसको अंग्रेजी में अगर पब्लिश किया जाए, जैसे कि मेहता जी की कुछ पुस्तकें जो है इंग्लिश में भी आ चुकी हैं, तो जो युवा वर्ग है वो जरूर इससे आकर्षित होगा। और जैसे हमारे एक विद्वान ने कहा कि ये टेक्स्ट बुक की तरह अगर किसी कॉलेज में, किसी सिलेबस में लगाई जाए तो ये बहुत ही हमारे लिए एक आदर्श की बात होगी और हमारे लिए गर्व की बात होगी। बेवली साहब ने एक जो संवाद की संप्रेषणीयता की बात करी, कि ऐसा लगता है कि मेहता जी हमारे सामने आकर बोल रहे हैं। जैसे जो मैंने डिफरेंस बताया कि थिएटर और फिल्म में होता है, तो जब हम किताब पढ़ते जाते हैं तो लगता है मैच देख रहे हैं, या कोई ऐसी एग्जाम्पल है, इसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, और मैचेस की काफ़ी इन्होंने उसमें रेफरेंस दिए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम आंखों देखा हाल देख रहे हैं। तो ये एक लेखक की सफलता है कि संप्रेषणीयता, ये नहीं वन टू वन टॉक जो हो रही है,
वो आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इसका बहुत प्लस पॉइंट लगा मुझे। और इसके अलावा उमाकांत स्वामी जी ने कहा, बड़ी ईमानदारी से कहा कि उन्होंने पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी पढ़ी, जैसे आरंभ का उन्होंने कुछ जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि यस, अगर हम डिसाइड करें, यस वी कैन विन, ये बड़ा यस वी कैन डू इट, जैसे एक ये सभी जो राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक संदर्भ मेहता जी ने लिए हैं। और A.K. गुप्ता जी ने तो काफ़ी कुछ हमारे बारे में बोला, इनके बारे में बोला। और ये गुप्ता जी खुद भी, अशोक गुप्ता जी, A.K. गुप्ता जी हर परिस्थिति में वैसे भी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव बात ही करते हैं। और क्योंकि आज सारी बात ही पॉजिटिव हो रही है। यहाँ जसपाल भट्टी जी का मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगा कि अगर कोई बात आपने किसी के दिमाग में ठूसनी है तो उसको थोड़ा उल्टे तरीके से बोलिए। तो उनके जो सीरियल थे वो उल्टा पुल्टा ही थे। यानी अगर हम बात करें कि मोटिवेशन की, हम बात करें कि आपको हमने मोटिवेट करना है, तो आप शायद मोटिवेट ही होंगे, क्योंकि बहुत ही लोग आ गए इस फील्ड में जो मोटिवेट करते हैं। रोज लेक्चर होते हैं उनके, और वेबिनार पे तो बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। लेकिन किसी बात को आ से शुरू करना, यानी असफलता से शुरू करना, वो इसका एक फोकस, जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम असफलता को सफलता में चेंज करने में बहुत ही कामयाब हुए हैं। और इसका जो श्रेय है सप्रा जी को भी जाता है, सप्रा जी को बल्कि ज़्यादा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको, इस पुस्तक को प्रकाशन के लिए चुना, तो ये एक बहुत बड़ा उनका डिसीजन था। मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है लेखक के साथ, मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ कि तकरीबन आज तक 50,000 के करीब मेरे लेख, कहानियाँ और जितने भी विधाएं हैं सब में लिखा है। क्या आप मानेंगे कि इतने ही मेरे पास वापस आ चुके हैं। वो जो स्लिप आती थी संपादक की, तो कई बार ऐसा हुआ कि एक छोटे से पेपर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, धर्मयुग ने छाप दिया। तो हतोत्साहित नहीं हुए, और कभी होना नहीं चाहिए। और खासकर जो लेखन में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी आपका नाम कट जाता है। अभी बहुत सारे मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि पूरा लेख मेरा है और उसमें नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको भेजते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा ही रहना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। और मित्तल जी ने और ऑल साहब ने भी अपने विचार प्रकट किए, और उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया है। और नारायण साहब ने गीता के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, और उन्होंने भी जो मेहता जी का जो एक लेखन कला है, जिसमें वो मैचेस की बात काफ़ी करते रहे हैं, और बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल दिए हैं अपने जीवन से भी, दूसरों के जीवन से भी, तो वो इसका बहुत प्लस पॉइंट लगता है। और ऑल साहब ने कहा कि श्रोता भी अच्छे होने चाहिए, यानी आपकी किताब ऐसी हो कि श्रोता अपने आप उसको सुनने के लिए बाध्य हो जाए। आप शुरू करिए किताब और आखिर तक पहुंच जाइए। तो बेवली साहब की तरह लंच डिनर की चिंता ना करिए, एक बार किताब को पूरा पी जाइए। और उसके बाद मित्तल जी ने भी बात करी, वो तो खुद भी काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे बैंकर्स हैं, कि उन्होंने पूरे दिल्ली को समेटा हुआ है, अपने जाल में फंसाया हुआ है, और सबको एक करके रखा हुआ है। तो ये जो, और एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बेवली साहब हो गए, स्वामी जी हो गए, नारायण साहब भी हो गए, और कुछ हमारे मित्रगण आ नहीं पाए हैं आज, तो लेकिन उनके पास जब किताब जाएगी तो मुझे लगता है कि वो इस किताब से एक ही उसमें ख़त्म कर देंगे इस पुस्तक को। तो ये आज की चर्चा हमारी बहुत अच्छी रही है, और सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, और कुल मिलाकर हम जितने लोग यहाँ पर आज इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं, हम खुद बहुत पॉजिटिव होके जा रहे हैं। कोरोना नेगेटिव हो और हम पॉजिटिव हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो सबके माइंड में कोरोना छाया हुआ है। और कोरोना में ऐसी बुक आ जाए ना, ये एक बहुत ही उपलब्धि होगी
मेहता जी की और खासकर छपरा जी की, इन दोनों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी जिन्होंने समय निकाला है, मैं मेहता जी की तरफ से भी और अपनी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2021 में हम एक बड़े आयोजन की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि आज एक बहुत शुभ दिन है, नवरात्र आरंभ हुए हैं, और मैंने अपने कई टीवी प्रोग्राम और रेडियो पर भी कहा कि 9 रातों के बाद एक बहुत बड़ा उजाला आने वाला है, और ये उजाला है कोरोना को बिल्कुल खा जाएगा और हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। और अगले साल मेहता जी की ये वाली बुक है, इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेहता जी से अनुरोध है कि मेहता जी अब इसका समापन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उद्घाटन भी उन्होंने किया था। धन्यवाद गुप्ता जी। मुझे लगता है कि आपने समापन वाले सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और सब वक्ताओं की बात पर कमेंट्स दिए हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन करने के लिए अपने अजीज अंशुल गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ी अब तक टेक्निकल सहयोग के लिए अपनी नई पीढ़ी पर ही निर्भर करती है, और उनका बहुत सहयोग रहा है आज के कार्यक्रम के लिए। और सर्वाधिक आभार मैं व्यक्त करता हूं माननीय श्री अशोक कुमार गुप्ता जी के प्रति, जिन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया और अपने गरिमा में पॉजिटिव उपस्थिति से, प्रेजेंस से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बल्कि ये कहूंगा कि ये सारा कार्यक्रम आयोजित करने की हिम्मत ही उन्होंने दी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज पधारने वाले सभी साथियों का, नारायणन जी का, स्वामी जी का, छपरा जी का और मेरे बाकी सभी मित्रों का धन्यवाद। धन्यवाद। हम इसके साथ इस सभा का आज समापन करते हैं। हमने ये सभा रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग किसी ऐसी जगह पर अपलोड कर दी जाए जिससे आप यदि इसे दोबारा देखना चाहें तो भी देख सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा संचालन किया है, मजा आ गया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।